नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट नवंबर 2025 के लिए जीके का पार्ट 55 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 55 का जो पहला क्वेश्चन है कि वीटो किस भाषा का शब्द है। तो अगर बात करें वीटो की, तो वीटो जो है वो एक लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि जो वीटो एक लैटिन भाषा का शब्द है, लेकिन इसका अर्थ क्या होता है। तो अगर बात करें वीटो के अर्थ की, तो इसका अर्थ होता है कि मैं मना करता हूँ या मैं अनुमति नहीं देता हूँ या मैं निषेध करता हूँ। तो ये इसका मतलब होता है। बहुत बार टेट परीक्षाओं में ये भी पूछा गया है। देखिए, आपने बहुत बार ये भी सुना होगा कि वीटो पावर वाले देश कितने हैं, जिनको यूएनओ के स्थायी देश बोला जाता है। लेकिन उनको पढ़ने से पहले अगर आप भी एसपीटेट नवंबर में अपना एसपीटेट अभी भी क्वालिफाई करना चाहते हो, तो जुड़िए हमारे दिए गए नंबर 7876145409। आप हमसे हैंड रिटन नोट्स लेना चाहते हैं, जहाँ से जिन हैंड रिटन नोट्स से हज़ारों बच्चे अपने टेट परीक्षाओं को क्वालिफाई कर चुके हैं, या फिर हमारी क्लासेस हमारे लेना चाहते हैं, तो उनको भी आप परचेज़ कर सकते हैं बहुत ही कम रुपीज़ में। 7876145409 मात्र और मात्र आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 499 रुपीज़ में। देखिए, अभी भी आप अपना एसपीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। अच्छा, मैं बात कर रहा था कि कितने देश ऐसे हैं जिनके पास वीटो पावर है। तो वीटो पावर वाले यूएनओ में स्थायी सदस्यता वाले 5 देश हैं। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सा यूएनओ का सुरक्षा परिषद का स्थायी देश है और कौन सा नहीं है। तो सिक्योरिटी काउंसिल का जो परमानेंट मेंबर है वो है अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया। और ट्रिक मैं आपको बोल रहा हूँ, ए बी सी फिर से, ए बी सी फिर से। तो से कुछ नहीं है, और ए बी सी से क्या है, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, और एफ से फ्रांस और आर से रशिया। ये वो देश है जिनके पास क्या है, वीटो पावर है। क्वेश्चन एक टेट परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है कि किस देश के द्वारा सबसे ज़्यादा वीटो का प्रयोग किया गया है। तो यूएसएसआर। तो यूएसएसआर जो है, इनके द्वारा सबसे ज़्यादा वीटो का प्रयोग किया गया है। ये बात आपको याद रखना है कि रशिया देश ने सबसे ज़्यादा वीटो का प्रयोग किया है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस टेट परीक्षा के लिए रहने वाला है कि सती प्रथा पर कब पाबंदी लगाई गई थी। तो अगर बात करें सती प्रथा पर पाबंदी की, तो सती प्रथा पर पाबंदी जो लगाई गई थी वो कब लगाई गई थी। तो ये लगाई थी 1829 में। एग्जैक्ट बोलूँ तो प्रतिबंध की तिथि अगर एग्जैक्ट पूछी जाए तो याद रखना 4 दिसंबर 1829। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि किसके प्रयास थे। तो प्रयास थे आपके राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर 1829 में क्या लगाई गई थी, आपकी पाबंदी लगाई गई थी। अच्छा, उस समय गवर्नर जनरल कौन थे जब सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई। तो उस समय के जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेंटिंग। लॉर्ड विलियम बेंटिंग और राजा राम मोहन राय दोनों के सहयोगों से मिलकर क्या हुआ था, सती प्रथा पर 1829 में रोक लगाई गई थी। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि लॉर्ड विलियम बेंटिंग कौन थे। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल, याद रखना है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे, जिनका कार्यकाल 1828 से 1835 तक था। ये बात आपको डिटेल से याद रखना। लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा भारत में ठगी प्रथा का दमन किया गया था, और भी इन्होंने बहुत सारे काम किए थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम है वो भारत में कब जो आया। तो विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया था। एग्जैक्ट बोलूँ तो 26 जुलाई 1856 को ये लागू हुआ था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और ये किसके सहयोग यहाँ थे था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे उनके द्वारा भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को लाया गया था। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है। देखिए, टेट परीक्षाओं के लिए आपसे कोई सा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। आपको हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। क्वेश्चन जैसा भी पूछा जाए, बस आपको तैयार रहना है कि क्वेश्चन जो भी पूछे। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो आपके भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है। तो भारतीय पुनर्जागरण का जो जनक है वो राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय, इनको क्या बोलता है, भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था कि जो राजा राम मोहन राय है वो किस शिक्षा पद्धति के समर्थक थे। तो वो थे अंग्रेजी शिक्षा पद्धति या पाश्चात्य शिक्षा पद्धति के वो समर्थक थे। वो मानते थे कि अंग्रेजी शिक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। ये क्वेश्चन आपको दोनों याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि भारत में सुधार आंदोलनों तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक। तो भारतीय राष्ट्रवाद का जनक
किस नेता को कहा जाता है? तो भारतीय राष्ट्रवाद का जो जनक है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? ये क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। तो ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा ही की गई। और कहाँ पे की गई? कोलकाता में की गई। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इनके द्वारा कुछ आपकी जो राजा राम मोहन राय है इनके द्वारा कुछ किताबें भी जो है वो लिखी गई थी। तो इनके कुछ जो ग्रंथ थे, अगर मैं उनकी मैं बात करूँ तो इनका था आपका कुछ इम्पॉर्टेंट, मैं आपको बता देता हूँ, महत्वपूर्ण है। जैसे कि इनके द्वारा लिखा गया संवाद कौमुदी। संवाद कौमुदी इन्होंने किस भाषा में लिखा? ये बहुत बार टेट में पूछा है कि संवाद कौमुदी के लेखक कौन है। तो संवाद कौमुदी के आपकी राजा राम मोहन राय। अच्छा, संवाद कौमुदी जो इन्होंने लिखा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बांग्ला भाषा में लिखा। एक है मिरात उल अकबार जो कि फारसी भाषा में इनके द्वारा लिखा गया राजा राम मोहन राय के द्वारा। तो संवाद कौमुदी, आपका मिरात उल अकबार और आपका तुहफत उल मुहियुद्दीन, ये सब जो है वो किसने लिखे हैं? तो ये सब जो है राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखे गए हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसीलिए क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में आते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो सर राजा राम मोहन राय की आप बात करें इनका समाधि स्थल कहाँ पे है? तो इनका समाधि स्थल ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। कहाँ पे है? आप तो इंडिया सोचेंगे लेकिन ब्रिस्टल एक जगह है इंग्लैंड में, वहीं पर इनकी समाधि है। और अगर बात करें राजा राम मोहन राय की, जिनको राजा की जो उपाधि दी थी वो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। ये क्वेश्चन भी आपको डिटेल से याद रखना है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन कि दिसपुर किस राज्य की राजधानी है? तो दिसपुर जो है वो असम की राजधानी है। देखिए, इतना आसान क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे गंगटोक किसकी है? मिजोरम, सिक्किम की राजधानी का नाम गंगटोक है। और मिजोरम की जो राजधानी है वो आइजोल है। और अरुणाचल प्रदेश की जो राजधानी है, और ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो ये सारे आपको याद रखने हैं। इतना आसान क्वेश्चन नहीं आता। बहुत बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिहू किस राज्य का एक फेमस लोक नृत्य है? तो ये असम राज्य का है। ये बात आपको यहाँ से डिटेल से याद रखनी है। देखिए, इतना आसान क्वेश्चन अब वो जमाने गए जब टेट परीक्षाओं में हो सकता है कि इतना आसान क्वेश्चन एक आधा पूछा जाए। पंजाब और हरियाणा की राजधानी पूछ ले और ऑप्शन ए और बी दोनों हो, तो पंजाब और हरियाणा की एक ही राजधानी है, आपकी कौन सी है? चंडीगढ़ है। तो आपको पता होना चाहिए आपसे। वैसे राजधानियाँ बहुत कम पूछी जाती है, वो जमाने अब गए जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसरॉय कौन था? हु वाज द वायसरॉय ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट? तो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के दौरान भारत का, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान भारत का जो वायसरॉय था वो लॉर्ड इरविन था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि गांधी और इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, वो कब हुआ था? तो गांधी और इरविन के बीच जो समझौता हुआ था, जिसको गांधी इरविन समझौते के नाम से भी जाना जाता है, ये हुआ था 5 मार्च 1931 को। और गांधी इरविन समझौते की अगर बात करूं, इसको दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। और गांधी इरविन समझौते के बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थगन यहाँ पे किया गया था कि इसको बीच में रोका जाए। और दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी कांग्रेस की ओर से गांधी जी गए थे, क्योंकि गांधी इरविन समझौते में कुछ बातें हुई थी और वो बातें मानकर उसके बाद गांधी जी, कांग्रेस ने एक ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में लिया, जो कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन था, उसमें ही कांग्रेस ने हिस्सा लिया था। देखिए, बात करूं सविनय अवज्ञा आंदोलन की। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो कैसे शुरू हुआ? तो ये दांडी मार्च से शुरू होता है। और इसकी शुरुआत जो है वो दांडी, जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ से होती है। शुरुआत कैसी होती है कि महात्मा गांधी क्या करते हैं, अपने कितने अनुयायियों के साथ? 78 अनुयायियों के साथ ये 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से यात्रा प्रारंभ करते हैं। और 6 अप्रैल 1930 को दांडी पहुंचकर ये यात्रा, तो ये कब से कब तक दांडी यात्रा चली थी? ये क्वेश्चन टेट में आया है, तो याद रखना 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930। बोले भैया कितने दिनों के लिए? तो कितने दिनों की यात्रा थी? तो ये 24 दिन की यात्रा थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि जो सविनय अवज्ञा आंदोलन जब हुआ था, तो ये इसका पहला जो मूवमेंट था वो था आपका दांडी। और दांडी में कितने अनुयायी के साथ गए थे? 78 अनुयायी के साथ गए थे। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले, इसीलिए आप हर एक क्वेश्चन को डिटेल से यहाँ पे पढ़ के जाइए। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि जो आपका महात्मा गांधी और जो आपका
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, उनके बीच कौन सा समझौता हुआ? तो महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच एक समझौता होता है जो कि जिसको पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। तो ये पूना समझौता जो है वो कि किस किस के बीच हुआ था? तो पूना पैक्ट जो हुआ था वो महात्मा गांधी और आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। 3 गोलमेज सम्मेलन, 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुए थे और तीनों ही गोलमेज सम्मेलन में एकमात्र भारतीय जिन्होंने हिस्सा लिया था, तो वो थे आपके कौन? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पहला जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो हुआ था 1930 से 1931 तक। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक। और तीसरी जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, तीसरा जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। देखिए सारी बातें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये सारी बातें परीक्षाओं में पूछी जाने वाली है, इसीलिए आप इन सभी बातों को डिटेल से याद रखें। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी ने जो आमरण अनशन है वो कहाँ पे शुरू किया था या किसके खिलाफ किया था? तो याद रखना सांप्रदायिक पंचायत के समय। तो जो कम्युनल अवार्ड है, सांप्रदायिक पंचायत के खिलाफ इन्होंने जो है यरवदा जेल में क्या किया था? आपका एक आमरण अनशन शुरू कर दिया था। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान और बेहतरीन क्वेश्चन कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति सर किसके द्वारा की जाती है? तो भारत का जो आपका कौन है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है, इसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करेगा, भारत का प्रेसिडेंट करेगा। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अगर आप एसपीटेट नवंबर रियलिटी में क्लियर करना चाहते हो और आपके पास भी वो हैंड रिटन नोट्स नहीं है कि किस प्रकार से तैयारी करनी है, अंत के समय में क्या पढ़ना है, तो मेरे पास जो हैंड रिटन नोट्स है अगर आप उनको पढ़ लोगे तो 50 से 60 क्वेश्चन आपके आराम से वहाँ पे आ जाते हैं। तभी मैं बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है उन नोट्स से। हज़ारों बच्चे, ऐसा नहीं कि रिव्यू जो हमको मिला है जून में, आप हमारे रिजल्ट, मैंने एक शॉर्ट डाला है अपने चैनल में, वहाँ देख सकते हैं कितनी लोगों की सिलेक्शन हुई है। तो ये कोई ऐसा नहीं कि बस हम बेचने का हुआ है, और कोई बहुत बड़ा रेट नहीं है हमारे नोट्स का, बहुत सस्ते हैं, कोई 500 600 300 400 नहीं है, बहुत ही कम है। तो आप हमसे हैंड रिटन नोट्स परचेज कर सकते हैं, बहुत हेल्प मिलने वाली है आपको। देखिए वर्तमान में जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, ये भी पूछा जा सकता है, वो है के संजय मूर्ति। क्या नाम है इनका? के संजय मूर्ति। तो के संजय मूर्ति साहब भारत के वर्तमान में क्या है? आपके नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है। ये बात आपको याद रखना है। गिरीश चंद्र मुर्मू की इन्होंने जो है वो स्थान लिया है। अच्छा, कुछ नियुक्तियां देख लेते हैं कि कौन किसकी नियुक्ति भारत में करता है। जैसे उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करेगा? तो उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। आपका भारत में जो चुनाव आयुक्त होता है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। भारत का जो महान्यायवादी होता है उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है। तो ये सभी की नियुक्ति कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जैसे कि इस समय जो है श्री भूषण रामकृष्ण गवई है, रामकृष्ण गवई भारत के क्या है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है और शपथ भी कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। राज्य में जो राज्यपाल होते हैं ना, राज्यपाल को भी अपॉइंट कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेगा। हाँ, शपथ दोनों आपस में दिलाएंगे, राज्यपाल और जो हाई कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो आपस में दोनों शपथ दिलाएंगे, लेकिन नियुक्ति इन सब की कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। जी, अगला क्वेश्चन है, ऐसे बेसिक क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं कि निम्न में से कौन सी एक झील है? तो बात करें झील की तो सुपीरियर झील है। सुपीरियर झील दुनिया की, आप सबको मैंने बहुत बार बोला है कि विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? तो बोलेंगे सर सुपीरियर झील है। ये भी एक झील है जी। मिशिगन भी एक झील है, और मैंने बोला है मिशिगन झील भी आपके यूएसए और कनाडा पे सीमा पर स्थित है। और आपके ऑन्टेरियो, ये सभी जो है वो ग्रेटर लेक्स, मैंने आपको बोला था कि 5 झीलें, तो ऑप्शन डी ये सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। सभी एक प्रकार की झीलें हैं। देखिए अगर बात करूँ मैं झीलों की तो सबसे पहले बात कर लेता हूँ ग्रेटर झील, ग्रेटर लेक्स की, जिनको बोला जाता है अंगुलीनामा झीलें। तो सुपीरियर झील, मिशिगन झील, ऑन्टेरियो झील, ये सारी की सारी झीलें जो है वो कैसी झीलें हैं? तो ये सारी की सारी झीलें जो है 5 झीलों का समूह है, जिनको मैंने ट्रिक याद दिया है HOMES,
होम्स। होम्स को कैसे याद करना है? ह्यूरॉन झील, ओंटारियो झील, मिशिगन झील, इरी झील और सुपीरियर झील, ये पांचों की पांचों कैसी झीलें आपकी विश्व की जो है वो ग्रेटर लेक्स में आती है, जो कि कनाडा और यूएसओ की बाउंड्री पर है। कुछ झीलों की बात कर लेता हूँ जो टेट परीक्षाओं में बार बार पूछी जा रही है। विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी खारे पानी की झील या विश्व की सबसे बड़ी झील तो है कैस्पियन सागर झील। कैस्पियन सागर झील विश्व की सबसे बड़ी झील है जो कि एशिया में स्थित है। अच्छा, विश्व की सबसे डीपेस्ट बोले सबसे गहरी झील, तो सबसे गहरी झील है आपकी बेकाल झील। बेकाल झील। और अगर बात करें बेकाल झील की, तो बेकाल झील जो है वो कहाँ पर है? तो बेकाल झील आपकी रूस में, कहाँ पर है याद रखना है, और रूस देश में स्थित है। और इस झील को ना साइबेरिया का मोती कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पे जो साइबेरिया जो क्षेत्र है वो बर्फ़ से ढका रहता है, इसीलिए इसको साइबेरिया का मोती या पर्ल ऑफ साइबेरिया भी कहा जाता है। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील कौन सी है? ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो सर्वाधिक लवणीय झील है वॉन झील। कौन सी है? वॉन झील। सर कितने % लवणीय है? 330% लवणीय झील है, ये भी आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वॉन झील कहाँ पर है? तो वॉन झील आपकी तुर्की देश में है, ये भी जरूर याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि यूरोप की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यूरोप की सबसे बड़ी झील है लादोगा। लादोगा झील यूरोप की सबसे बड़ी झील है। और एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फिनलैंड है तो यूरोप में स्थित कैसा देश है? तो फिनलैंड जो है इसको झीलों का देश कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है? झीलों का देश। तो फिनलैंड क्या है? झीलों का देश है। अच्छा, विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी झील है टांगानिका। टांगानिका झील जो कि आपके अफ्रीका महाद्वीप में है। और टांगानिका की जो लंबाई है ना वो बहुत लंबी है भाई, ये 660 किलोमीटर लंबी है, इसीलिए इसको विश्व की सबसे लंबी झील कहा जाता है। तो ये सारी झील आपको याद रखनी है। अच्छा, पेट्रोलियम के भंडार विश्व के किस झील में पाए जाते हैं? तो पेट्रोलियम के जो भंडार है वो विश्व की एक झील है मराकाइबो, यहाँ पर पाए जाते हैं। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको भी मेरी वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए जय शिरगुल महाराज, हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।